नमस्कार। न्यूज़ 18 के तहत आपकी प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान समीर भट्ट। जैसे कि आपको पता है कि हर एक हफ्ते हम एक नए डॉक्टर से इस प्रोग्राम के ज़रिए जो कि तहत आपकी प्रोग्राम है, इसमें हम हर एक हफ्ते एक नए डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जो डॉक्टर है वो हर एक बीमारी जो जिस बीमारी में उनका एक्सपर्टाइज हासिल है, जिसमें उनको महारत हासिल है, उस बीमारी के बारे में वो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह से उस बीमारी से रोका जा सकता है, अगर ये बीमारी लाहक हुई है तो किस तरह से इलाज किया जा सकता है इसका, और अनेक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन वो हमसे साझा करते हैं। इसी कड़ी में इस हफ्ते हमने दावत दी है, हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर राजेश गुप्ता। ये एमडी हैं और माने हुए यहाँ पे जम्मू में प्रैक्टिस करते हैं, कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन हैं। इनसे हम आज जो जनरल जो प्रॉब्लम्स आती हैं, फीवर है या बाकी वीकनेसेस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो में आज आए आप। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले जो है हम आपसे जानना चाहेंगे, जो अगर हम फीवर की बात करें, जो ये फीवर है आखिर ये क्या होता है और इसकी किस्में क्या क्या हैं? फीवर जो होता है उसमें क्या क्या किस्में होती हैं, क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं? समीर जी, ये आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना फीवर का, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस वक्त फीवर की ही भरमार है। जी। अगर आप कहीं पे भी देखेंगे, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे फीवर के पेशेंट्स हैं। मेरे को लगता है अभी 80-90% पेशेंट फीवर का है। तो आपने ये बड़ा अच्छा टॉपिक चुना और ये बड़े अच्छे टाइम पे चुना। अब आप कह रहे हैं कि फीवर किस तरह का होता है। फीवर अलग अलग भांति भांति तरह का होता है, जिसमें हम कहते हैं कि एक तो होता है कि जो फीवर इन्फेक्शियस फीवर होता है। इन्फेक्शियस फीवर में जैसे हम सभी जानते हैं, जैसे वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है, ये उसमें आता है, इन्फेक्शन के फीवर में आता है। उसके बाद डिफरेंट हमारे होते हैं, स्पायरोकीट्स होते हैं जो शायद आम जनता को नहीं पता है। उसके बाद रिकेट्शियल फीवर होता है। रिकेट्शियल फीवर ही अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जम्मू में वो बड़ा कॉमनली पाया जा रहा है। तो ये फीवर है जो रिकेट्शियल या स्पायरोकीट फीवर है, ये लोगों को अमूमन पता नहीं होता। ये एक होता है इन्फेक्शियस फीवर। ये अक्यूट फीवर में भी हो सकता है और क्रॉनिक फीवर में भी हो सकता है। अक्यूट होता है कि जो अभी नया नया हो, क्रॉनिक होता है जब वो थोड़ा सा वो पुराना हो गया होता है, जैसे 1 महीने के बाद जब होता है उसको क्रॉनिक फीवर कहते हैं। इन दोनों के अलग अलग कारण हैं। अक्यूट फीवर में आपको अक्यूट जो अभी वायरसेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें होता है, और जो क्रॉनिक फीवर्स होते हैं उसमें क्रॉनिक डिजीज होती हैं, जिसमें मैं मोटा मोटा बोलूँगा। उसमें जैसे ट्यूबरक्लोसिस है एक, वो कॉमन है, या बुरीलिया है, या उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें हम रोमेटाइड आर्थराइटिस या कुछ और है बीमारी हैं। इसके अलावा कैंसर्स, कई कैंसर्स होते हैं वो भी कई बार फीवर करके मैनिफेस्ट करते हैं। उसके बाद कई बार ये होते हैं जो क्रॉनिक फीवर से। इसके अलावा बहुत कारण है। अभी मैं अक्यूट फीवर की तरफ ही अपने आप को सीमित रखता हूँ, क्योंकि अभी अक्यूट फीवर का ही अभी टाइम है। जी। तो अक्यूट फीवर में अभी आप कहेंगे तो हम कहेंगे कि क्या पेशेंट को फीवर है भी है या नहीं है। फीवर क्या चीज़ है? फीवर है कि अगर हम कहते हैं जैसे 98.2 से ऊपर या 98.4 से ऊपर डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो जाएगा तो उसके फीवर आते हैं। लेकिन उसकी भी अब थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हुई है। अब सुबह जो फीवर होता है 98.2 ±0.7, एंड शाम को जो इवनिंग में होता है वो 99.2 ±0.7 फीवर मानते हैं। यानी कि विद डे आपका फीवर बढ़ता है। तो कई बार हम शाम को 99 फीवर होता है तो उसका फीवर नहीं मानते हैं। तो ये हो गया कि फीवर का क्या, कितना फीवर होता है, तो उसकी क्या तरह होती है। अब हम अभी जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में अपने आप को मैं वायरल फीवर की तरफ जाता हूँ। अभी वायरस में जो फीवर है, अभी डेंगू फीवर बड़ा फैला हुआ है। जी, बहुत ज़्यादा है, और खासकर जम्मू में तो बहुत ज़्यादा फैला। मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में ही आप कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ही फैला हुआ है वो। अगर हम हिली एरियाज को छोड़ दीजिए वहाँ पे नहीं होगा, बाकी नॉर्थ इंडिया प्लेन्स में ही अभी डेंगू फीवर की तरफ फैला है। तो डेंगू फीवर क्या है? डेंगू फीवर एक वायरस है डेंगू, जिससे ये डेंगू फीवर होता है, और ये होता है मच्छर काटने से होता है। हमें पता है कि वो, अब लोगों को जानकारी हो गई है कि वो मच्छर जो होता है वो साफ पानी में पनपता है। तो साफ पानी से पनपते हुए जो मच्छर होता है वो जब हमें काटता है तो उसके बाद ये फीवर हो जाता है। इसके पहले मैं बताऊंगा इसके सिम्टम्स बताता हूँ। इसमें पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होता है, पेशेंट बहुत तेज बुखार होता है। इसको हम बैकबोन फीवर भी कहते हैं, बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हड्डी तोड़ बुखार भी इसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं। इसमें पेशेंट जो होता है उसको हाई ग्रेड फीवर होता है। फीवर आपका 101 से लेके 106 की रेंज तक जाता है। जो इवन हम जब पैरासीटामोल वगैरह देते हैं उसके बाद भी कई बार ये 101 102 तक ही सीमित रहता है, उसके बाद नहीं होता है। और पेशेंट में, इसमें पेशेंट हमारे पास आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब आपको पूरे शरीर में दर्दें होती हैं और हाई ग्रेड फीवर होता है। तो इसका हमें ये है कि पहले तो मैं कहूँगा, जब पेशेंट को, जो बड़े पेशेंट वो होते हैं कि वो इधर उधर चले जाते हैं, उनको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पेशेंट हमेशा डॉक्टर के पास ही जाए, आगे पीछे इधर नहीं जाए। हर मोहल्ले में अभी
हमारे पास डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, हर मोहल्ले में आपको डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल हैं, डिस्पेंसरीज में भी अवेलेबल हैं। तो इसमें पेशेंट को अपने आप को लाइटली नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि डेंगू फीवर ऐसा है जिसमें मेडिसिन का रोल नहीं है जी। और इसमें ज़्यादा है कि हम पैरासीटामोल ही देते हैं और थोड़ा सा पेशेंट को कहते हैं कि वो थोड़ा रेस्ट करेगा और थोड़ा पानी की तरफ अपना हाइड्रेशन अच्छी रखेगा। और इसमें ये होता है कि हमें पेशेंट के टेस्ट कब करवाने हैं, वो भी एक बात है कि हमें इसमें विभिन्न भांति के टेस्ट हैं, जैसे डेंगू NS1 है, IgM है और IgG है। उसकी एक वैल्यू है कि वो कब करवानी है, कि कौन से दिन कौन सा कराना है, वो जो आपका कंसर्न डॉक्टर है वही बताएगा आपको कि वो कब करवाना है। पेशेंट मैक्सिमम हमने देखा है कि वो टेस्ट करवा के आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये नेगेटिव आ गया तो हमें डेंगू कैसे हो गया, लेकिन वो डॉक्टर की ही डिस्क्रिप्शन है, तो डॉक्टर को ही कराना है। और उसके बाद भी हमें आगे प्लेटलेट्स काउंट्स कब करवाने हैं वो भी डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन है और डॉक्टर से सलाह करके ही उनको ये टेस्ट करवाने हैं। डेंगू अगर आप फीवर कहेंगे तो डेंगू में पेशेंट को फीवर होता है, शरीर में दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, पेशेंट बड़ी बार उसको हाइपोटेंशन होती है, जिनको उसका BP फॉल करता है, पेशेंट को बड़ी बार चक्कर आता है, पेशेंट गिर भी जाते हैं। उनको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रेशन उनको अच्छी रखनी होती है। साथ में पेशेंट अगर वॉमिटिंग वगैरह होती है तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल वगैरह जाना होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिन के या 3-4 दिन के बाद उसको रैश आता है और थोड़ा सा कभी कभी डेंगू जो है वो थोड़ा सा लीवर पे अफेक्ट करता है, उसके लीवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। बाद में कई बार क्रॉनिकली उसके जॉइंट पेन्स रहती हैं, शुरू में भी जॉइंट पेन्स रहती हैं, बाद में भी होती हैं। इसमें ज़्यादा मैं फिर से ध्यान देना चाहता हूँ कि आम जनता की तरफ एंटीबायोटिक्स की तरफ ना भागे। पेशेंट खुद ही अपने आप से एंटीबायोटिक्स लेता है, कई एंटीबायोटिक्स प्लेटलेट काउंट लो भी करती है, तो उनको एंटीबायोटिक्स की तरफ नहीं भागना है। नज़दीक जो डॉक्टर है या हॉस्पिटल जो है या कोई डिस्पेंसरी है वहाँ जाके आपको मिलना है और जो डॉक्टर गाइड करता है वैसे ही चलना है कि कब उसको कौन सा टेस्ट करवाना है। इसमें मेन है हाइड्रेशन और आपका फीवर कंट्रोल के लिए मेडिसिन, और जैसे जैसे उसके सिम्टम्स थोड़े से होते हैं तो वो उसको हम मेडिसिन उस हिसाब से देते हैं। और बड़े पेशेंट पैनिक करते हैं कि डेंगू हो गया जी, हमें डेंगू हो गया। डेंगू होना इज़ नॉट डेंजरस। डेंगू के बाद जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो आपकी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स लो, बट प्लेटलेट्स लो भी किस लेवल तक होती हैं वो भी एक इशू है। और जब उसको पेशेंट को अगर ब्लीडिंग होती है, कि पेशेंट को अगर कहीं से भी गम से ब्लीडिंग होती है या कहीं से भी उसको खून आता है, तो इमीडिएटली उसको बिना देर किए हुए उसको हॉस्पिटल में जाना है ताकि उसको हम तब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर सके और वैसा और ट्रीटमेंट उसकी अच्छी तरह से हो सके। बड़े पेशेंट पैनिक करते हैं, नहीं जी प्लेटलेट काउंट कम हो गया, लेकिन प्लेटलेट काउंट की मात्रा कहाँ तक जा रही है और उसको सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से हमने उसको इलाज करना होता है। मेरी आम जनता से राय है कि डेंगू होने पे पैनिक ना करें, सीधे डॉक्टर से बात करें, मेडिसिन अपने लेवल पे ना लें। कि आप घर से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो नहीं करना है। वो नहीं करना है, अपने लेवल पे मेडिसिन ना लें और पैनिक ना करें कि प्लेटलेट काउंट कम हो गई हैं तो या हो गया वो हॉस्पिटल भागते हैं। यानी कि उनको कंसर्न जो आस पास की जो डिस्पेंसरीज हैं, PSCs हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाके उनको कंटेक्ट करना है। आजकल डेंगू के बड़े केसेस और खासकर जो नॉर्थ में, जम्मू में भी बहुत सारे आ रहे हैं। वीकनेस बहुत हो जाती है जनरली जब ये प्रॉब्लम होती है, तो वीकनेस से और उससे एक पैनिक फैल जाता है पेशेंट में, उनके घर वालों को भी। तो इस वीकनेस को किस तरह से हम खत्म करें, मीन्स कि उससे बाहर आ जाए। जैसे मैंने कहा इसका बोन ब्रेक फीवर कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। पेशेंट को इसमें काफ़ी वीकनेस होती है। वीकनेस के लिए पेशेंट फिर से कहता है डॉक्टर साहब हमें मल्टीविटामिन दो। उनको हाइड्रेशन, मैंने वही कह रहा था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि उसको अच्छा सेवन रखना है, उनको डाइट अच्छी रखनी है, उसके हिसाब से ही हम वीकनेस दूर करते हैं। अगर उनको वोमिटिंग ज़्यादा होती है तो फिर उनको हॉस्पिटल में कंटेक्ट करके डिहाइड्रेशन को दूर करना है। ये हम डेंगू की तरफ अभी गए हैं। डेंगू का अब मेरा ये है कि क्या हम डेंगू को ट्रीट करें या उसको प्रिवेंट करें। मेरा मानना है कि हम डेंगू को प्रिवेंट करें। जब अगस्त वगैरह आया तो हर पेपर में आ रहा था कि आप पानी का नहीं रखें, बाहर पानी नहीं रखें, पानी का जमावट नहीं रखें, गंदगी नहीं फैलाएं, आप पूरे कपड़े पहने। क्या हम ये कर रहे हैं? ये क्वेश्चन डॉक्टर नहीं बोलेगा, ये क्वेश्चन गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, ये पब्लिक खुद बोलेगी। अगर आप देखेंगे हम मैक्सिमम आप लोग देखेंगे कि वो पूरा कवर नहीं जाते हैं और मच्छर को वो इनवाइट करें कि आके भाई मेरे को काटो और मेरे को डेंगू दो। ये इस चीज़ को उनको खुद ही देखना है। क्या पेशेंट को अवेयरनेस करनी है, उसको खुद ही करना है, अपने आप को अवेयर करना है। उसको करना है कि क्या मैं डेंगू से बचूंगा, मैं पूरे कपड़े पहनूंगा, मैं अच्छी तरह अपने आप सेहत का ख्याल रखूँ, मैं अपने आगे पीछे साफ, ये नहीं कि सिर्फ अपना घर ही साफ रखे, पूरा मोहल्ला साफ रखना है। इस चीज़ों को ख्याल रखना है। पानी का जमावट कहीं अगर नहीं, अगर आपके पड़ोसी सफाई नहीं कर रहा है तो उसको जाके आप जागरूक कीजिए भाई कि ये
अगर आपके घर में मच्छर आएगा तो मेरे को भी काटेगा। ये नहीं कि मच्छर ये नहीं कहता कि मैं इसी घर में रहूंगा, मैं आगे पीछे नहीं जाऊंगा, वो हर जगह जाएगा। जी, तो आपको बिल्कुल। आपका मोहल्ला साफ रखना है, आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमारी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमारी साइंस कहती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन किसने करनी है? डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं है, डेंगू को प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन नहीं है, डेंगू को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन नहीं है। तो इसका प्रिवेंशन कैसे करनी है? आपने साफ सफाई रखनी है। और ये चीज़ें हम हमेशा कहते हैं, हर साल कहते हैं, हर साल का है, हर साल डेंगू आता है। तो कहीं ना कहीं तो हमारी गलती है कि डेंगू हर साल आ रहा है। इसको डेंगू हो गया, फीवर हो गया, तो क्या कोई और इस बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है इसमें? देखिए, जैसे मैंने कहा, डेंगू एक होता है कि नॉर्मल डेंगू, तो जी, एक जी। होता है कि कॉम्प्लिकेटेड डेंगू या सीवियर डेंगू। जी। सीवियर डेंगू में आपका लीवर इफेक्ट होता है, किडनी पे इफेक्ट होता है, शरीर में पानी का जमावट हो जाती है और ब्लड प्रेशर होना जाता है। जी, जी। उसको हम सीवियर डेंगू कहते हैं। उसमें पेशेंट इवन कई बार कोलैप्स भी कर जाता है, पेशेंट कई बार हम बचा भी नहीं पाते। तो वो कैसे बिहेव करेगा वो हमें कहना मुश्किल है। तभी मैं कह रहा था कि जब आपको लगे कि कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, जब आप, तो तभी हमें डॉक्टर के पास टाइम पे जाना है, ताकि वो डॉक्टर ही कहे कि हमें कब टेस्ट करने हैं, कब हमें रोकथाम करनी है, कब एडमिट करना है और कब हमें प्लेटलेट्स देनी है, कब हमें इसको कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। क्योंकि मेडिसिन ही है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो फिर हमें उसके बाद हमें इसको प्रिवेंशन करने के लिए ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ती है। उस कॉम्प्लिकेटेड एंड सीवियर डेंगू के लिए हमें आपको हॉस्पिटल जाना है। अब जैसे आपने कहा कि ऑर्गन्स इफेक्ट होता है, इसमें लीवर इफेक्ट होता है, किडनी इफेक्ट होती है, शरीर में जब पानी इफेक्ट होता है तो हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर फॉल करता है और इसमें कई बार पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। तो टेस्ट जरूरी है आपने? टेस्ट एज पर रिक्वायरमेंट हर पेशेंट को नहीं चाहिए होते। जैसे सिंपल डेंगू होता है उसको शायद हम थोड़े से ही टेस्ट करवाएं, और कब करवाने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे यानी कि कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसके ऊपर टेस्ट करवाएंगे। ऐसे पेशेंट जाके बार बार टेस्ट ना कराएं और अपने एक तो पैसे भी बचाएं और अपना स्ट्रेस जो होता है, जो उनके टेस्ट थोड़े से खराब होते हैं, वो भी बचाएं। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और आप बड़े वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दे रही हैं। आपने अब जो पहला पार्ट था उसमें डेंगू के बारे में बोला है, सेकंड पार्ट में हम किसी और जो फीवर रिलेटेड कुछ और जो किस्म है उस पर आपसे बात करेंगे। फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे आपके पास आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सर लेटेस्ट सर, आपका फिर एक बार स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज इस सेहत आपकी प्रोग्राम में डॉक्टर राजेश गुप्ता से। डॉक्टर साहब, मलेरिया की अगर हम बात करें, पहले बहुत ज़्यादा मलेरिया के भी केसेस आते हैं, कैसे होता है, क्या वजूहत है, किस तरह से इसको काबू किया जा सकता है, ट्रीटमेंट क्या है? मलेरिया देखिए, जैसे ये भी मच्छरों से होता है, जैसे डेंगू मच्छर से होता है, ये बैक्टर बॉर्न डिजीज है। मलेरिया भी बैक्टर बॉर्न डिजीज है। इसका मच्छर अलग है, इसका मच्छर एनोफिलिस है। तो ये भी मच्छर के काटने से होता है। सेम इसका मैकेनिज्म वही है कि मच्छर काटेगा। वही जो मैं कह रहा था डेंगू में कि हम क्या एहतियात ले रहे हैं, कि क्या हम पूरे कपड़े पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, वो एक फिर से मेरे को वही है। तो ये यानी कि मच्छर काटने से होता है, तो इसके एहतियात तो वही हैं जो डेंगू के हैं। डेंगू और मलेरिया में क्या फर्क? डेंगू का जो मच्छर है वो हमें यानी कि वो साफ पानी से होता है, एनाफिलिस का वैसे डर्टी वाटर में होता है। ठीक है, तो फिर से वही कि हमें पानी का जमावट नहीं करनी है, घर के आगे पीछे गंदगी नहीं रखनी है, घर में भी नहीं रखनी है, पूरे कपड़े पहने हैं, और जहाँ पे हो सके हम मॉस्किटो मैट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लगा कि कहीं मच्छर का ज़्यादा होता है तो आप गवर्नमेंट से, म्यूनसिपैलिटी से बात करके वहाँ पे छिड़काव वगैरह भी करवा सकते हैं। तो ये हो गया इसकी प्रिकॉशंस। तो फीवर, फिर से मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक नॉर्मल फीवर की तरह भी आ सकता है और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया भी आ सकता है, क्योंकि जो मलेरिया है उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। डेंगू की भी जैसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, डेंगू भी ऑर्गन करता है, मलेरिया भी। मलेरिया के जो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? देखिए, मलेरिया का एक तो नॉर्मल हो गया जो फीवर करके आता है, ठंड लग के बुखार चढ़ेगा, बुखार होएगा, और उसके बाद टूट टूट के बुखार चढ़ता है। बड़ी बार टूट टूट के बुखार नहीं चढ़ता, क्योंकि हम कई बार जो हमारे मलेरिया के जो कीटाणु होते हैं वो एकदम आ जाते हैं। वैसे तो किताबें लिखती है कि इंटरमिटेंट फीवर होता है, कि टूट के चढ़ता है, लेकिन ये वैसा हम क्लिनिकली नहीं पाते। कभी कभी होता है कि जो उसके कीटाणु है वो एकदम मल्टीपल एपिसोड्स में आता है, तो कई बार कंटिन्यूस फीवर होता है। तो ये नॉर्मल एक फीवर है जिसकी हम ट्रीटमेंट वही क्लोरोक्विन या आजकल आर्टिसोनेट डेरिवेटिव्स या क्यूनिन है वो है। उसके बाद आ गया ये कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। मलेरिया जो है जिसको हम सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं, मलेरिया ब्रेन पे इफेक्ट करता है। मलेरिया बढ़िया ब्रेन में करता है, पेशेंट की बेहोशी की हालत में आता है, तो उसमें वो सेरिब्रल मलेरिया आता है, जिसके लिए जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो डेडली भी होता है। इसके डायग्नोसिस के लिए यानी कि हमें पेशेंट जब आता है तो उसकी सिम्टम्स तो पहले फीवर के ही होते हैं, जो नॉर्मल फीवर, ठंड लग के बुखार चढ़ रहा है, टूट टूट के चढ़ रहा है और शरीर बड़ी घबराहट हो रही है। फिर बाद में पेशेंट थोड़ा सा लिथार्जिक होना शुरू हो जाता है, बड़ी बार अनकॉन्शियस हो जाता है, और बड़ी बार उसको सीजर, जिसको हम मिर्गी के दौरे कहते हैं, वो भी पड़ सकने के चांसेस हैं।
तो इसमें ये है कि हमें डायग्नोसिस करना पड़ता है। डायग्नोसिस के हमें अलग तरह भांति भांति के लेबोरेटरी के टेस्ट हैं। और जब आपको ब्रेन मलेरिया, जिसको सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं, उसके लिए तो पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना ही है, क्योंकि उसकी जांच भी वहीं पे होगी और ट्रीटमेंट भी वहीं पे होगी। क्योंकि इसमें हम इंजेक्टिवल्स देते हैं, इंजेक्टिवल आर्टिफिशियल डेरिवेटिव्स होते हैं, जो जिसके बारे में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो डॉक्टर का फील्ड है। और साथ में उसके लिए क्यूनीन होती है, वो जो ये ट्रीटमेंट आपको हॉस्पिटल में ही करानी है। और जब आपको लगा कि पेशेंट को ठंड लग के बुखार चढ़ रहा है और थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो रहा है और जो पेशेंट में बड़ी कपकपाहट हो रही है, तो बिना देर किए हुए आपको सीधे एक हॉस्पिटल में जाना है, और आपको अच्छी हॉस्पिटल में जाना है। जब आपको अनकॉन्शियसनेस हो तब आप डिस्पेंसरी और पीएससी में नहीं जा सकते, आपको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेजेस में ही जाना पड़ेगा आपको, और वहीं पे जाके आपका इलाज होगा। उसके बाद मलेरिया आपको किडनी पे भी इफेक्ट करता है। उसके बाद मलेरिया लीवर पे इफेक्ट करता है। मलेरिया डायरिया भी करता है। बड़ी बार मलेरिया में साथ डायरिया हो जाता है, वो सीवियर डायरिया होता है। मलेरिया की कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हैं। तो इसके लिए यानी कि जब आपको पेशेंट को लगे कि उसको फीवर है, ठंड लग के चढ़ रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, एक तो हो गया कि फीवर ठंड लग के चढ़ रहा है, आपने टेस्ट कराया, मलेरिया का टेस्ट कराया, उसमें पॉजिटिव आ गया, डॉक्टर ने दवाई दी जो आप कहीं पे भी डिस्पेंसरी वगैरह में ले सकते हैं, अगर ठीक हो गया तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको लगा कि दवाई देने के बाद भी मेरे को थोड़ा सा फीवर नहीं टूट रहा है और साथ में कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी आ रही है, यानी कि डायरिया लग रहा है, थोड़ा सा जॉन्डिस हो रहा है, या मेरे को थोड़ी सी बेहोशी आ रही है, या थोड़ा किडनी पे इफेक्ट है, आपको लग रहा है पेशाब कम आ रहा है, या थोड़ा ब्लैक यूरिन आ रहा है, या कुछ आ रहा है, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना है। और आपको इसमें आपको मेडिकल कॉलेजेस या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ही रश करना है, और वहाँ पे जाके आपका इन्वेस्टिगेशंस होगी और डायग्नोसिस होगा और ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी, और इसमें देरी नहीं करनी है। मैं फिर से लोगों को एक बात जागरूक करना चाहता हूँ कि जब भी आपको लगा कि फीवर में आपको कुछ भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, बेहोशी हो रही है, अनकॉन्शियसनेस हो रहा है, जॉन्डिस आ रहा है, या पेट आपका फूल रहा है, या लगातार उल्टी हो रही है, या सांस फूल रहा है, आप घर पे ना रहें, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जो भी फीवर होता है उसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जितना जल्दी इलाज शुरू हो उतना ही अच्छा है। बड़े लोग सोचते हैं नहीं सांस ऐसे ही फूल रहा है, ऐसे थोड़ा सा आंखों में पीलापन आ रहा है, उसका वेट ना करें, आप इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करें और वहाँ पे जाकर अपना मुकम्मल इन्वेस्टिगेशंस कराएं और अपना मुकम्मल इलाज करवाएं। मलेरिया की बात, टाइफाइड की बात करते हैं। टाइफाइड भी बहुत एक पैनिक फैला देता है जब भी टाइफाइड का। ये टाइफाइड के रीजंस क्या हैं और इसका इलाज कैसे है? टाइफाइड का जो रीजंस है वो इनसे डेंगू और मलेरिया से अलग है। डेंगू और मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जो कि इंसेक्ट्स के या इस काटने से होती है। जो टाइफाइड है दैट इज वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज मतलब कि जो हमारे खाने से हो रही है, जो हमारे गंदगी वाले जो फूड खा रहे हैं, जिसमें यानी कि इन्फेक्शन वाले जो ले रहे हैं, उससे हो रही है। ये वाटर बॉर्न डिजीज है, जो अगर हम जो मार्केट में अगर हम खाते हैं, मार्केट में अगर आपने देखा होगा बड़ी बार पेशा हम गंदगी वाले खाने खा जाते हैं, उससे टाइफाइड होने के चांसेस हैं। जब पानी जब अगर आपने कहीं गंदा पानी पिया, जिसमें यानी कि ये आरओ या वो दूसरे वाले पानी नहीं पिए, तो उससे भी हो जाता है। बड़ी बात इसका तो पता ही हमें, अगर देखेंगे तो एक टाइफाइड मैरी के नाम से भी एक लेडी थी, उसने जो सर्व करती थी, हमारी बुक्स में लिखा है, तो उसने कितने लोगों को टाइफाइड कर दिया था। तो ये टाइफाइड यानी कि हमारा वाटर बॉर्न डिजीज़ है। यानी इसके लिए हमें यानी कि आपको सैनिटेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। सैनिटेशन है कि आपको गंदगी वाला बाहर का खाना नहीं खाना है। आप ये देखिए ये एक और चीज़ है कि जिसको बुखार हो उसको वैसे खाना बनाना नहीं चाहिए, उसको पहले उसको भी रेस्ट करनी चाहिए। और टाइफाइड के आपके लक्षण अगर आप कहीं आते हैं तो उसको वो ध्यान रखना चाहिए। तो टाइफाइड जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, गंदगी वाले खाना खाने से होती है या गंदगी वाला पानी पीने से होती है। और जो मलेरिया और डेंगू है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, उसको ट्रांसमिटेबल नहीं है, वो थ्रू वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। ये आपका वाटर बॉर्न डिजीज़ है जो टाइफाइड है। और बड़ी बार यानी कि हमारे पास पेशेंट आता है जो डायरिया करके आता है, या फीवर करके आता है, या पेट में दर्द करके आता है, या अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। और उसके लिए हमें फिर हम जांच करते हैं। तो जांच करके बाद हमें जब पता चलता है कि ये टाइफाइड के लक्षण आए हैं, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का रोल है। अगर आप कहेंगे टाइफाइड में एंटीबायोटिक्स का रोल है, मलेरिया और डेंगू में एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है। और टाइफाइड के लिए हमें एंटीबायोटिक्स ही देनी होती है, ठीक है। और ये हम अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, वो भी हमें देखना है कि कौन सा टेस्ट कब करवाना है, कि इसमें भी भांति तरह के टेस्ट हैं, जैसे कल्चर है,
और उसके बाद इसके एंटीजन एंटीबॉडीज़ के टेस्ट हैं, या वो हमें कब का कौन सा कराना है वो भी हमें वो एक डॉक्टर ही आपको अच्छी तरह बता पाएगा। इसमें अगर टाइफाइड है, टाइफाइड एंटीबायोटिक्स देनी होती है, और कौन सी एंटीबायोटिक देनी है वो बड़ी बार हम कल्चर सेंसिटिविटी से देखते हैं, या कई बार हम उससे ही हमें पता चलेगा कि कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है और कितने दिन देनी है। और एक फिर से इसमें भी रेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, हमें रेस्ट करनी है, खाना खाने का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है। जब टाइफाइड होता है तो आपको खाना में यानी कि आपको लाइट डाइट्स ही खानी है, और रेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी बार टाइफाइड पेट पे असर करता है। बिल्कुल। तो आंतड़ियों को ये प्रॉब्लम करता है, तो हमें हैवी मील्स नहीं खाने हैं। तो टाइफाइड का इलाज पूरी तरह एंटीबायोटिक्स के ऊपर एसोसिएटेड है। और टाइफाइड की भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे मैं कह रहा था, ये भी पेट पे इफेक्ट करता है, ब्रेन पे, टाइफाइड भी ब्रेन पे जाता है। यानी कि ये जितने भी आप इन्फेक्शंस करेंगे, ये एक तो सिंपल इन्फेक्शंस होती है, कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस होती है। सिंपल इन्फेक्शंस होती है जो लिमिटेड रहती हैं, जो थोड़ी देर में मेडिसिन देने के बाद, जैसे टाइफाइड की हम एंटीबायोटिक देंगे, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन है कि कई बार कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो उसके लिए हमें अलग अलग तरह का ये उपचार करना पड़ता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि वो उनका बहुत ज़्यादा ये एक कह सकते हैं हम कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वीकनेस भी उस टाइम होती है प्रेगनेंसी के दौर में, और फॉर एग्जांपल मलेरिया, टाइफाइड या फीवर हो गया, तो क्या प्रिकॉशंस? प्रेगनेंसी में हमें ये प्रॉब्लम है, एक तो दो जान है, और प्रेगनेंसी में हमें मेडिसिन देने की बड़ी लिमिटेशंस हैं कि कितनी मेडिसिन देंगे, कौन सी मेडिसिन है, क्या सेफ़ मेडिसिन है, वो सारा हमें सोचने पड़ता है कि ये मेडिसिन दे रहे हैं क्या ये बेबी के लिए सेफ़ हैं। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम 2 लाइफ ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रिवेंशन, अगेन मेरा वही हमेशा कहता हूँ कि प्रिवेंशन होनी चाहिए। आपको जो भी खाने पीने का वो रहन सहन अच्छा रखना पड़ना है, बाहर का खाना बंद कर दीजिएगा, और देखिएगा अगर खाइएगा तो वो भी ऐसे देख के जहाँ हाइजीन अच्छी है वहीं पे खाइएगा। फीवर होता है तो कई लोग कहते हैं कि अब नहाना नहीं है, मतलब एक तरह से ठंडे पानी से नहाना नहीं, क्या ये ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अगर आप मेरे को कहेंगे तो मैं तो अपने हर पेशेंट को कहता हूँ कि नहा लीजिएगा। लेकिन है कि जैसे आप कह रहे हैं ना, बड़ी ज़्यादा दर्दें हैं, तो कई लोग बड़ा ज़्यादा नहाते हैं, हम उनको कहते हैं कि जस्ट आप थोड़ा सा अपने आप को वॉश कर लीजिए। वॉश करने से तो उल्टा जो आपके शरीर में गंदगी है वो भी निकल जाती है, और बड़ी बार आपको अच्छी फीलिंग भी आती है। नहीं नहाना कोई कंसेप्ट नहीं है, नहीं नहाना कभी कोई कंसेप्ट नहीं है कि हम नहीं नहाएंगे, लेकिन है कि आपको थोड़ा सा ही वॉश करना है, कि थोड़ा थोड़ा पानी लेके थोड़ा नहा लीजिएगा। वैसे ठंडे और गर्म पानी का कोई कंसेप्ट नहीं है। जब भी फीवर आता है तो बॉडी में भी पेन शुरू हो जाती है, इसका क्या रिलेशन है? ये बॉडी को क्यों पूरा पेनफुल बना देता है? एक फीवर है, पूरी बॉडी लगती है कि बस सिमट सी गई है। अगर आप फीवर करेंगे तो फीवर बुरी चीज़ नहीं है, फीवर इज ए डिफेंस मैकेनिज्म। कि अगर फीवर नहीं आएगा तो अंदर इन्फेक्शन रहेगी और हमें पता नहीं चलेगा, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो फीवर इज ऑलवेज ए डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि अगर पेशेंट को इन्फेक्शन आई है तो उसको फीवर आया है, तो अगर शरीर में दर्दें हुई हैं, जब उसको शरीर में दर्दें हुई हैं, फीवर हुआ है, तभी हम इलाज कराएंगे ना। अगर आप देखिए, अगर आपको इन्फेक्शन अंदर चल रही है, अगर आप फीवर नहीं हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, जी बिल्कुल। आप इलाज कराने के लिए जाएंगे। फीवर हमेशा हम कहते हैं फीवर इज ऑलवेज ए डिफेंस मैकेनिज्म। और बॉडी में डिफरेंट तरह की होती है, जैसे डेंगू में बहुत ज़्यादा होती है, कईयों में कम होती है, कईयों में पेशेंट को ठंड लगती है, यानी कि वो, बट ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है जो सारे हमारे ब्रेन से जनरेट होते हैं। क्या फीवर अगर आया है तो क्या एक्सरसाइज कोई कर सकते हैं? वो किस तरह से आप उनको? नहीं, जैसे अभी फीवर आ रहे हैं, इसमें तो एक्सरसाइज, हम रेस्ट कह रहे हैं, फीवर में रेस्ट होती है, एक्सरसाइज नहीं होती। जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कई बार तो वो जिम जाने के लिए इतनी जिद करते हैं, नहीं डॉक्टर साहब हमने जाना ही जाना, तो उनको बड़ी बार हम समझाते हैं, नहीं भाई, जब रेस्ट करनी है तो रेस्ट करनी है। तो फीवर में आपने एक्सरसाइज का रोल नहीं है, फीवर में जान के फीवर मीन्स कि आपको रेस्ट करनी है, तो फीवर में एक्सरसाइज का रोल है ही नहीं बिल्कुल ना। डेंगू, मलेरिया, इससे बचने के लिए क्या टिप्स लेनी चाहिए? पहले सिर्फ टिप्स ये हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल, जी। हेल्दी लाइफस्टाइल, खान पीन अच्छा होना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, दही, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आसपास की गंदगी का बचाव रखेंगे, आसपास की गंदगी सफाई करेंगे, खुद भी साफ करिएगा, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, आपने खुद भी सफाई करनी है। प्लस जब भी आपको लगा कि कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, कि आपको फीवर हो रहा है, जाके डॉक्टर से मिल लीजिए, आपके घर के पास जो डॉक्टर है उनसे मिल लीजिएगा। मेक इट श्योर कि आप डॉक्टर से ही मिलिए, ऐसे नहीं खुद अपने लेवल पे आप ट्रीटमेंट नहीं करिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी डेंगू के बारे में। फीवर के जो जितने बड़े किस्में हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, इस पर बात आपने की, बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक जिन्होंने आज देखा होगा इस
प्रोग्राम को उनको पूरा इससे फ़ायदा पहुंचेगा। इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इन जो डॉक्टर साहब ने जो टिप्स दिए हैं उसको वो फॉलो करें और अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए जितनी भी उन्होंने गाइडेंस दी है उसको भी वो पूरी तरह से फॉलो करें ताकि वो इन बीमारियों से बचे। सेहत आपकी प्रोग्राम में बस आज इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पहली दिवाली है,